रात के लगभग 8:30 बजे मम्मी पापा उर्मिला दीदी को लेकर घर पहुंच गए। उनकी सुबह की बस थी और बस में सफ़र करना मुझे सूट नहीं करता था। इसीलिए मैं एक रात पहले ही ट्रेन से अपने शहर उज्जैन पहुंच चुकी थी। पहले घर पहुंचने की वजह से मैंने सारी व्यवस्था कर दी थी, क्योंकि जिस हालत में दीदी को लेकर आ रहे थे, ऐसे में वैसे भी शायद शरीर काम ही नहीं करता। इसीलिए पहले आकर मैंने घर की सफाई कर दी और दीदी का कमरा भी ठीक कर दिया। खाना भी बन चुका था। हाँ, वह अलग बात है कि खाना शायद ही किसी के गले से उतरने वाला था। हुआ भी वही। सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई उर्मिला दीदी ने जैसे ही माँ पापा के साथ घर में प्रवेश किया तो उन्हें देखकर मेरे साथ साथ आलोक की भी आंखें भर आई। लेकिन नियति को कौन चुनौती दे सकता था? जो होना था वह हो चुका था। बस इसी सोच को मन में रखकर आलोक ने उर्मिला दीदी को सांत्वना दी और उन्हें उनके कमरे में भेज दिया। थोड़ी देर बाद मम्मी भी नहा धोकर दीदी के कमरे में गई और अपने पलंग पर उदास बैठी हुई उर्मिला दीदी को खाने के लिए बुलाकर ले आई। बहुत मनुहार करने के बाद उन्होंने खाना खाया। इच्छा तो किसी की भी नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे सब ने थोड़ा बहुत खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। मैं भी रसोई समेटकर अपने कमरे में गई। देखा तो आलोक सो चुके थे। शायद मेरी तरह उन्हें भी थकावट की वजह से जल्दी नींद आ गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे तो दीदी की सास के कहे हुए शब्द अब तक कानों में गूंज रहे थे। बहू, अब तुम हमेशा के लिए मायके जा सकती हो। हालांकि वह शब्द उन्होंने गुस्से में कहे थे, लेकिन जो हुआ था उसके बाद किसी भी माँ के लिए अपना आपा खो देना जायज़ था। आखिर दीदी ने भी तो गलती की थी ना। उर्मिला दीदी मेरी बड़ी ननंद है। मेरी शादी से 4 साल पहले उनकी शादी हो गई थी, लेकिन किसी कारणवश वह अब तक मां नहीं बन पाई थी। हालांकि उनके ससुराल वालों ने काफ़ी इलाज करवाया था, लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ शादी के 2 साल के अंदर ही मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसके चलते दीदी बहुत खुश थी। अपनी भतीजी पर वह मायके आना चाहती थी ताकि अपनी लाडली को जल्द से जल्द गोद में उठा सके। लेकिन उस समय उनका भी IVF ट्रीटमेंट चल रहा था, जिसके चलते डॉक्टर ने उन्हें यात्रा करने से मना किया था। बस इसी मजबूरी की वजह से वह अपनी भतीजी के नामकरण पर भी नहीं आ पाई। हालांकि इसमें गलती किसी की नहीं थी। हालात ही कुछ ऐसे ही थे कि हमने भी जिद करना जरूरी नहीं समझा। लगभग 1 महीने बाद पता चला कि जिस IVF ट्रीटमेंट की वजह से दीदी नामकरण पर नहीं आ पाई थी, वह फेल हो चुका था। एक बार फिर से दीदी को निराशा हाथ लगी थी। इसीलिए तब मौका देखकर हमने उर्मिला दीदी को मायके बुला लिया। इसी बहाने दीदी अपनी भतीजी से भी मिल लेगी और थोड़ा आराम भी हो जाएगा। शरीर से ज़्यादा मन को मजबूत करने की ज़रूरत थी और नन्ही सी भतीजी को गोद में लेकर उन्होंने पूरी दुनिया को पा लिया था। दोनों को साथ में मुस्कुराते हुए खेलते हुए देखकर पूरा परिवार खुश हो जाता था। 20 दिन बाद दीदी अपने शहर लौट गई। ठीक 9 महीने बाद हमारी लाडली पीहू का पहला जन्मदिन आया, जिसे धूमधाम से मनाने के लिए सभी उत्साहित थे। दीदी को पहले ही फ़ोन करके बोल दिया था कि जन्मदिन पर आने के लिए पहले ही टिकट बनवा ले, क्योंकि दीदी नामकरण समारोह में नहीं आ पाई थी। इसीलिए जन्मदिन पर आने के लिए वह बहुत ज़्यादा उत्साहित थी। ऐसे में दीदी के आने से कुछ दिन पहले अचानक जीजाजी की तबीयत खराब हो गई। हालांकि शुरुआत केवल उल्टी दस्त से ही हुई थी, लेकिन 2 दिन में उनकी हालत बिगड़ने लगी। हॉस्पिटल में भर्ती करवाया तो पता चला कि उनके पेट में पुराना अल्सर था जो फट गया है।
डॉक्टर ने आनन फानन में इलाज शुरू किया। थोड़ा बहुत सुधार भी दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ पीहू के जन्मदिन के लिए दीदी को उज्जैन आना था, इसीलिए उन्हें उज्जैन आने की भी चिंता थी। एक तरफ पति की बिगड़ती हुई तबीयत थी तो दूसरी तरफ भतीजी का जन्मदिन। ऐसे में जन्मदिन से केवल 2 दिन पहले जीजाजी को तबीयत में सुधार लगने लगा तो उन्होंने दीदी से मायके जाने के लिए कहा, लेकिन दीदी ने मना कर दिया। ये कहकर कि ऐसी हालत में मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। तब जीजाजी ने कहा कि मैं पहले से बेहतर हूँ और तुम जा सकती हो, क्योंकि यहाँ पर पूरा परिवार है मेरे साथ, तुम चिंता मत करो। जीजाजी के मुंह से ये सब सुनकर दीदी को न जाने क्या हुआ और उन्होंने भी मायके आने के लिए हामी भर दी। हालांकि इस बात से दीदी की सास बहुत गुस्सा हो गई थी। उन्होंने दीदी को बहुत समझाया कि जब पति अस्पताल में भर्ती है तो तुम मायके कैसे जा सकती हो, कैसे उत्सव मना सकती हो। लेकिन दीदी के दिमाग में जीजाजी के कहे शब्द ही गूंज रहे थे कि तुम चिंता मत करो, तुम चली जाओ। और उसी बात को महत्व देते हुए दीदी अपना बैग पैक करने लगी। गुस्से में आकर दीदी की सास ने उन्हें काफ़ी कुछ कहा, लेकिन उस समय दीदी के दिमाग में न जाने क्या चल रहा था। वह किसी भी बात को सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि आलोक ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो आलोक पर भी गुस्सा हो गई और कहने लगी कि मेरा भाई होकर तुम मुझे मायके आने से रोक रहा है, वह भी अपनी भतीजी के जन्मदिन पर। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। दीदी के मुंह से ऐसी बात सुनकर आलोक भी चुप हो गई। रही बात मम्मी पापा की, तो उनके लिए तो वही सही है जो दीदी करे और जो दीदी कहे, यही आज तक होता आया था। इसीलिए उन्होंने भी कुछ कहना जरूरी नहीं समझा। पीहू के जन्मदिन से एक दिन पहले दीदी जीजाजी को हॉस्पिटल में छोड़कर अपने मायके पहुंच चुकी थी। हालांकि उनकी हालत में सुधार था, लेकिन फिर भी उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिल रही थी, क्योंकि अभी इतना भी सुधार नहीं आया था उनकी हालत में। दूसरे दिन दोपहर यानी पीहू के जन्मदिन की दोपहर अचानक जीजाजी की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर स्थिति को संभालने की कोशिश करने लगे। नहीं जानती थी क्यों, लेकिन हम इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई। उस रात पीहू के जन्मदिन की पार्टी हमने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय की। हाँ, दिल के किसी कोने में जीजाजी के लिए चिंता भी थी, लेकिन इस समय हम पीहू के जन्मदिन की पार्टी में अपना 100% देना था। रात लगभग 12 बजे सभी सोने चले गए। थके हुए होने की वजह से सबको नींद भी जल्दी ही आ गई। सुबह 5:30 बजे अचानक जब आलोक को फ़ोन बजा तो आलोक के साथ साथ हम सब की नींद उड़ गई। या यूँ कह सकती हूँ कि जो खबर हमें मिली थी उसे सुनने के बाद हम सभी के होश उड़ गए थे। जीजाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। हम में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये खबर दीदी को सुना सके। इसीलिए दीदी को बिना ये बताए कि जीजाजी अब इस दुनिया में नहीं हैं, केवल उनकी तबीयत का हवाला देकर जल्द से जल्द उन्हें उनके ससुराल ले जाने की व्यवस्था की गई। साथ में मम्मी पापा और आलोक भी थे। आलोक ने जल्द से जल्द वहां पहुंचने की व्यवस्था की थी, लेकिन फिर भी ऐसे समय में छोटा सा रास्ता भी बहुत लंबा लगता है। ससुराल पहुंचते ही वहां का दृश्य देखकर दीदी समझ चुकी थी कि कुछ तो अनर्थ हुआ है इस घर में, उनकी गैर मौजूदगी में। और अंदर जाकर देखा तो मृत्यु शैया पर उन्हीं के पति थे, जिसे देखकर दीदी वहीं गिर पड़ी। सभी ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ऐसे समय में एक पत्नी के दुख को ना कोई समझ सकता है और ना ही कम कर सकता है। खैर, जैसे तैसे दीदी को संभाला गया और अंतिम संस्कार की सारी रीति रिवाज पूर्ण हुए। 2 दिन बाद
तिये की बैठक भी कर दी गई, लेकिन पिछले 3 दिनों में दीदी की सास ने उनसे कोई बातचीत नहीं की थी, मानो वह अब भी उनसे गुस्सा थी, क्योंकि दीदी उनसे लड़कर जबरदस्ती पीहू के जन्मदिन पर मायके आई थी। तीसरे की बैठक के बाद आलोक वापस आ गए। मम्मी जी और पापा जी वहीं पर थे। देख कि इस घड़ी में उर्मिला जी दीदी के साथ ढाल बनकर खड़ी थी, क्योंकि यह समय ही था जब उर्मिला दीदी को अपनी माँ की मौजूदगी सबसे ज़्यादा थी। 8 दिन बाद मैं और आलोक जीजाजी की 12वीं की रस्म के लिए पहुंच गए। हालांकि स्थिति आज भी वही थी। पूरा परिवार गम और आंसुओं में सरोवर था, लेकिन नियति शायद नहीं मंजूर था। सारी रस्में पूरी होने के बाद एक आखिरी रस्म बाकी थी, दीदी को मायके लेकर आना और 2 दिन बाद वापस अपनी ससुराल छोड़ कर आना। उसके बाद वह जहाँ भी रहना चाहे, जो भी करना चाहे, वह उनका अपना फैसला था। लेकिन मायके की देहरी में एक बार पैर घुसाकर आना रीति रिवाज का ही एक हिस्सा था। सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई उर्मिला दीदी को जब हम सभी अपने साथ लेकर आने के लिए उनके सास से बात कर रहे थे, तो वह जड़वत खड़ी थी, मानो हमारे शब्द दीदी की सास के कानों तक पहुँचते ही नहीं रहे थे। एक माँ का दुख शायद पत्नी से भी ज़्यादा होता है। जिस औलाद को उन्होंने 9 महीने अपने गर्भ में रखा, पाल पोस कर बड़ा किया, आज वह ही बीच मझधार में उन्हें अकेला छोड़कर चला गया। किसी ने भी नहीं सोचा था। बार बार भीगी हुई पलकें उनके दर्द को बयान कर रही थी। तभी अचानक उन्होंने अपने आंसू पोंछे और अपनी बेटी से यानी दीदी की ननद से कहा, सालू अपनी भाभी के 2 जोड़ी कपड़े बैग में डालकर इसे दे दे। और हाँ बहू नहीं कहूँगी। उर्मिला, मेरे बीमार बेटे को अस्पताल में छोड़कर तुम मायके गई थी ना, लड़ झगड़ कर, जिद कर कर। तो बहू, अब तुम हमेशा के लिए मायके जा सकती हो, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। इतना कहकर वह उठकर अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। हालांकि उसके बाद दीदी के परिवार के अन्य लोगों ने बात को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन दीदी के सास के शब्द हम सभी के दिलों को छलनी कर रहे थे। एक तरफ जीजाजी के जाने का दुख था, तो दूसरी तरफ दीदी के साथ के कटु शब्दों की चुभन थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में गलती आखिर किसकी थी? क्या गलती उस माँ की थी जिसने अपना बेटा खोया था, जिसने अपनी बहू को मायके जाने से रोका था, ताकि जीवन के अंतिम क्षण वह अपनी पत्नी के साथ बिता सके, अपने परिवार के साथ बिता सके? या गलती थी उर्मिला दीदी की, जो जिद करके पति को अस्पताल में छोड़कर भी मायके आ गई थी? या गलती थी उन माता पिता की, जिन्होंने अपनी बेटी की जिद के आगे किसी को बात का महत्व नहीं दिया था? उसे समझाना तो बहुत ही दूर की बात, उन्होंने तो अपनी बेटी का ही साथ दिया और बेटी को मायके बुला लिया। यह गलती थी उस पति की, जिसने सही होते तबीयत का हवाला देकर अपनी पत्नी को मायके भेज दिया। आपको क्या लगता है इस कहानी के बारे में? आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।